आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। फिर हम अपना 2019 के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने MCQ 01 से 10 कर लिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 11 से 30 का जो क्वेश्चन हैं उसको आज सॉल्व करेंगे। और बगैर कोई टाइम इसके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो हमने अपने जो हमारा पिछला वीडियो था जो कि आपने देख लिया होगा, जिसमें 1 से 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं हम, उसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो MCQ में है, जो कि 2 नंबर के होते हैं। अभी उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मैच द ज्योमेट्रिकल फीचर इन ग्रुप 1 विद द करस्पॉन्डिंग एनवायरनमेंट इन ग्रुप सेकेंड। हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल फीचर दिए गए हैं, जैसे स्कार हो गया, नेचुरल लिवी हो गया, चेन रिज हो गया, प्लग डोम हो गया। हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द बीच वॉल्केनिक ग्लेशियर फ्लो। हम एक एक करके देखेंगे कि स्कार क्या होता है, नेचुरल लिवी क्या होता है। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन से होने चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारा स्कार क्या है। स्कार इज आर लॉन्ग साइनस। जो साइनस, आपका साइनस मतलब स्नेक शेप्स होता है, रिजेस ऑफ ग्लेशियर ड्रिफ्ट फॉर्म बाय डिपोजिशन फ्रॉम अ स्ट्रीम दैट फ्लोड ऑन beneath और विद इन अ ग्लेशियर। जो स्कार होता है ये आपका बेसिकली ग्लेशियर से रिलेटेड होता है। तो आपका पी का आंसर हो गया, आपका 3 हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि ए और बी ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, ए और बी। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या है। अब आपको ये बता दो कि स्कार जो है ये आयरिश वर्ड है, जो कि आपका लेसिया, ये आपका LESCIR से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है रिच और एलिवेशन। दूसरा हमारा नेचुरल लिवी है। नेचुरल लिवी आपको पता ही क्या होता है, दीज आर द रेस्ड एरियाज एडजेसेंट टू अ स्ट्रीम चैनल ऑन बोथ साइड कि एक रिजेस मतलब थोड़ा सा एलिवेशन टाइप का हो जाता है कि जो रिवर बैंक होती है उनके साइड पे, तो उसको हम नेचुरल लिवीज कहते हैं। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड ओवर बैंक डिपॉजिट। जैसे मैंने बोला कि रिवर के बैंक के बगल में बहुत से थोड़ा सा ऊपर बन जाता है, उसको हम नेचुरल लिवीज कहते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू योर फ्लूवियल एक्टिविटी। सो हमारा नेचुरल का जो होगा वो आपका 4 हो गया। तो हमारा जो आपका Q4 आएगा आपका, तो आंसर तो हमारा ए हो गया। मतलब P3 को कर लिया क्यों, तो अभी इसको करने की जरूरत नहीं। अगर चेन रिज भी नहीं मालूम, प्लग डोम भी नहीं मालूम, तो भी कोई बात नहीं, आप अपना ऑप्शन ए लगा के हट सकते हैं। बट हम फिर भी देख लेते हैं कि चेन रिज क्या होता है। हो सकता है कल को आपको सिर्फ चेन रिज दिया और ना दिया तो आप नहीं कर पाए। तो इस तरीके से चलिए, अब चेन रिज क्या होता है, आर लो एंड लॉन्ग रिजेस ऑफ सैंड, शेली सैंड एंड ग्रेवल सराउंडेड बाय लो लाइंग मड फ्लैट और मार्शेस। मड फ्लैट और मार्शेस जो होते हैं उनसे होता है ये आपका। और बेसिकली चेनल रिज आर फाउंड इन बीचेस। ये आपका बेसिकली चेनल रिज जो होता है बीचेस में पाए जाते हैं। दे आर एब्सेंट इन द कोस्टल विद वेरी हाई वेव्स एनर्जी। एज देखिए कोस्टल एरिया में नहीं होते क्योंकि वहाँ पे हाई वेव एनर्जी होती है। आपको पता है हाई वेव एनर्जी होती है, फाइन पार्टिकल्स वहाँ पे बह जाएंगे, डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पे आपके चेनल रिजेस कोस्टल जोन में नहीं होती। प्लग डोम इज सिंपली रिलेटेड टू योर वॉल्केनिक एक्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज pitons and are produced by the viscous lava, and you know where lava is formed in the volcanic eruption during the volcanic eruption। तो आपका S आपका 2 होगा। तो मैंने ऑप्शन तो पहले ही बता दिया था, बट स्कार, नेचुरल लिवी, चिनार क्या होता है वो भी एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ आपको बाइवॉल्विया दिए गए हैं, जैसे ग्राइफिया, मिया, माइटिलस, पेक्टेल, और उनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है। मोड ऑफ लाइफ है कि वो स्विमिंग वाले थे, कि अनअटैच थे, कि बोरोइंग एनिमल्स थे, या फिर सेसाइल बैसेट थे। तो एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं। ये आपका पी मतलब ग्राइफिया है, ये आपका मिया का फीचर है, ये माइटिलस है, और ये आपका पेक्टेल है। तो इस तरीके से दिखते हैं, पर हम एक एक के बारे में जानेंगे कि ग्राइफिया होता क्या है। ग्राइफिया इज आल्सो नोन एज एक्सोगिरिया। इट वाज एन एपिफाउनल अनअटैच्ड। इट इज अनअटैच्ड फ्री लाइन फॉर्म ऑफ बाइवॉल्व। ये अनअटैच्ड होता है। तो आपका P का 2 हो गया, इसमें P2 हो गया, तो ये आपका दोनों एक्सक्लूड हो गया। तो या तो C होगा या तो D होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया होता है। मिया क्या होता है, मिया इज अ सॉफ्ट शेल्ड डीप बोरोइंग एलिमेंट होता है आपका। तो ये आपका Q3 होगा, डीप बोरोइंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपका C आ गया है, अगर आपकी बात करें ऑप्शन की C की। बट हम फिर भी देख लेते हैं कि माइटिलस क्या होता है। प्लस आपका बाइसेली अटैच पेलिसीपॉड होता है, दैट इज एपी बाइसेट। आप अगर इस वर्ड्स को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पैलेंटोलॉजी के लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं बताने लगूंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा। आप या तो जैन्स की बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर कोई और दूसरी बुक होगी जिसको आप रेफर करना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं।
हैं। बाइसेट का मतलब क्या होता है उसके जाने के लिए। और जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि ब्रैकियोपॉड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं या फिर बाइवॉल्वियस से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो इस फाइलम को आप पहले पढ़ लीजिए तो आपके जैम में काफ़ी क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। फिर हम पेक्टिन की बात करते हैं कि व्हाट इज पेक्टिन। पेक्टिन इज अ स्कैलॉप, इज अ लेमिली ब्रांच दैट हैज़ अ स्विमिंग लाइफ हैबिट। ये आपका पेक्टिन जो होता है स्विमिंग लाइफ हैबिट होता है। दे हैव सिमेट्रिकल विंग लाइक ऑरिसेल्स अलॉन्ग देयर हिंज फॉर जेट propulsion एंड टेंड टू हैव अ लार्ज एम्बोनल एंगल। ये इसका डिफिनेशन था। जो अगर आप डिफिनेशन पढ़ेंगे पेक्टिन की तो होता है, बट उसकी जो मोड ऑफ लाइफ होती है वो दिस इज रिलेटेड टू स्विमिंग होता है। ग्राफिया का अनअटैच्ड होता है, ये फ्री लाइन होते हैं। मिया आपको मैंने जैसे बताया कि बोरोइंग बाइवॉल्विया होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन था। अगर आप पैलेंटोलॉजी की कोई सी भी बुक रेफर करते हैं तो मैंने आपको टॉपिक बताया, पहले बाइवॉल्विया पढ़िए, गैस्ट्रोपॉड पढ़ लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर जैम में पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ द इक्विडेट। इक्विडेट अगर आपको नहीं मालूम है तो अगर आप हॉर्स के बारे में जानते हैं तो हॉर्स की ही एक प्रजाति है, एक आप कह सकते हैं फाइलम है, इक्विडेट कहलाते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस आए ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। जैसे इंसानों में बहुत से चेंजेस आए, उसी तरह हॉर्सेस में क्या चेंजेस आए उसी को हम एक एक करके देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे। पहले इक्विडेट की बात कर ले। व्हाट इज इक्विडेट। इक्विडेट इज समटाइम नोन एज द हॉर्स फैमिली, इज the taxonomy family of horse and related animal। ऑलरेडी रिलेटेड एनिमल जैसे कि हॉर्स आपकी तरह जैसे जेब्रा दिखता है, आपको डोंकी दिखता है, ऑल कम इन दैट इक्विडेट फैमिली एंड मेनी अदर स्पीसीज नोन ओनली फ्रॉम फॉसिल। कुछ तो फॉसिल्स में हैं, कुछ अभी भी उसी तरह इवॉल्व हुए हैं। तो इस तरीके से आपको हॉर्स मिल रहे हैं, डोंकी मिल रहे हैं इक्विडेट से। अब हमको ये देखना है कि इक्विडेट जब इवॉल्व हुए तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए। पहले क्या बोला कि नंबर ऑफ लेटरल डिजिट्स और टो इंक्रीजेस। जो लेटरल डिजिट इंक्रीज हुआ तो टो इंक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन हिप्सोडोंटी। हिप्सोडोंटी ये 30 से रिलेटेड होता है, जो आपके पीछे के दांत होते हैं, तो उसमें क्या चेंजेस हैं उससे रिलेटेड है। लेंथनिंग ऑफ द स्कल इन फ्रंट ऑफ द ऑर्बिट। स्कल की जो लेंथ होती है, ये जो मतलब जो वो स्कल की जो लेंथ है उसकी बात कर रहे हैं। फिर लिम्ब रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। जो आपका लिम्ब का रेशियो है, जो बॉडी और लिम्ब का रेशियो तो वो कांस्टेंट है कि नहीं। लेंथनिंग ऑफ द स्कल इन द फ्रंट कैसे, जो आपका जो घोड़े का जो शेप होता है जो इस तरीके से आता है, तो उसकी लेंथनिंग की ये बात कर रहे हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सब जो प्रोमिनेंट चेंजेस वाज द लेंथनिंग ऑफ द स्कल इन फ्रंट ऑफ द ऑर्बिटल आइज फॉर्मिंग अ म्यूजले। ये आपका जो हॉर्स का शेप होता है जो इस तरह का होता है, ये मुंह है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो इस फॉर्म को हम क्या क्या म्यूजिक बोलते हैं। तो जो पहला चेंजेस आया, जो प्रोमिनेंट चेंजेस है, दैट इज योर लेंथनिंग ऑफ द स्कल इन फ्रंट ऑफ द ऑर्बिटल। और देखते हैं अभी नंबर ऑफ लेटर का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ लेटर टोज इन लिम्स डिक्रीजेज विद एवोल्यूशन। ये डिक्रीज किया है, इंक्रीज नहीं किया है, मेकिंग ऑल द लिम्स वन टो, एक ही टो हो गया। फिर उसके बाद करते हैं हिप्सोडोंटी की बात करते हैं। इट इज इंक्रीजेज विद एवोल्यूशन। ये डिक्रीज नहीं हुई है, ये इंक्रीज हुई है। हिप्सोडोंटी इंक्रीज हुई है इवोल्यूशन। फिर लिम्ब रेशियो की बात करते हैं। द लिम्ब रेशियो डिड नॉट रिमेन कांस्टेंट। द लिम्ब लेंथन विद ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ द एंकल एंड रिस्ट अवे फ्रॉम द टो। ये भी आपका लिम्ब रेशियो रिमेन कांस्टेंट नहीं, ये चेंज हुआ है। तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन आपका क्या है, लेंथनिंग ऑफ द स्कल इन फ्रंट ऑफ द ऑर्बिट हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। Now moving to the next question, which of the following rocks occur typically in the ductile shear zone? Ductile shear zone आपका basically related to earthquake से है यहाँ पे, और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट ये भी आपका फॉल्ट से रिलेटेड है। ये आपका सीडोटेक्लाइट है, ये आपका मेल्टिंग से रिलेटेड है। और बेसिकली मेल्टिंग फ्रॉम वेयर, ये जो इम्पैक्ट होता है उससे रिलेटेड है। बेसिकली सीडोटेक्लाइट इज रिलेटेड टू योर मेटेरिक इम्पैक्ट। फिर गॉज और ब्रेक से आपको पता है कि फॉल्ट रिलेटेड एक्टिविटी, जब फ्रिक्शंस होता है तो फ्रिक्शन से जो फॉल्ट मूवमेंट होता है, फॉल्ट जब ये फॉल्ट बनते हैं तो फॉल्ट के अलॉन्ग जो मूवमेंट होता है, तो इसमें जो रॉक क्रश हो जाती है, जो क्रशिंग हो जाती है, उसमें या तो गॉज बनता है या फ्रिक्शन होता है, जिसको फॉल्ट गॉज या फॉल्ट ब्रेक्सिया बोला जाता है। तो आपको ये बता दें। और जो माइलोनाइट होती है, ये माइलोनाइट आपकी डक्टाइल शियर जोन में होती है। डक्टाइल शियर जोन आपको कहाँ मिलता है आपको पता है, अर्थक्वेक जो कि आपको 10 to 15 किलोमीटर डीप होता है, जिसका टेम्परेचर 250 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वहाँ पे आपको माइलोनाइट मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइलोनाइट इज टोटली रिलेटेड टू डक्टाइल शियर जोन, तो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे डी, माइलोनाइट।
चलिए फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर जियोलॉजी। इसमें आपको एक फिगर 1, 2 एंड 3 दिया गया है, जिसमें कुछ रॉक टाइप रिपीट हुए हैं, पी क्यू आर क्यू पी, पी क्यू आर पी क्यू आर, आर क्यू पी क्यू आर, इस तरीके से दिया है। इसमें क्या कहा गया ये देख लेते हैं कि पी इज़ द ओल्डेस्ट वन। पी आपकी सबसे ओल्ड है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ उसको, जो ओल्ड वाली है आपकी। और उसके बाद आपका जो आर है, मैं आर को इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ, जो कि आर आपकी यंगेस्ट है, तो यंगेस्ट को मैंने आपको डाउन कर दिया यहाँ पे। अब हमको देखना है कि ये फीचर्स आपका क्या बताता है, उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। चलिए हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर पहले मैं थोड़ा आपको मैप के बारे में बता दूँ कि मैप में ये आपका बेसिकली ये प्रोजेक्शन है, मतलब जो आपको फील्ड में मिला है उसको ड्रॉ किया गया है मैप में, कि रिपीटिशन दिखाया गया है। तो वो इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। ऑन अ मैप अ फोल्ड इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड बाय सिमेट्रिकल रिपीटिशन। आपको पता है कि जो फोल्ड होगा अगर आप मैप में ड्रॉ करेंगे तो उसमें लेयर का रिपीटिशन होगा, वो भी सिमेट्रिकल होगा, कि ए बी सी फिर आपका बी सी ए, इस तरीके से। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपका लेयर है, अगर आप इसको फोल्ड करते हैं और यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो जो पहली लेयर आपकी आएगी उसके बाद आपको फिर वो दूसरी तरफ मिलेगी आपकी लेयर। जब इस तरीके से करते हैं, अब आप यहाँ से एक सेक्शन बनाते हैं तो आपका पी यहाँ पे है तो आपको पी यहाँ पे भी मिलेगा, ये क्यू यहाँ पे तो ये क्यू यहाँ पे मिलेगा, ये आर यहाँ पे तो ये आर यहाँ पे मिलेगा। तो इसको अगर आप ड्रॉ करते हैं तो रिपीटेशन स्टार्ट होगा। तो आपका फॉल्ट में रिपीटेशन होता है, जैसे कि हमने बताया कि फॉल्ट में रिपीटेशन शो करते हैं, बट वो असिमेट्रिक होती है, वो सिमेट्रिक नहीं होता है। उसमें कुछ आपकी जो लेयर्स होती हैं, जो रॉक होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल हो, वो असिमेट्रिक होती है। तो एक एक फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप जब देख रहे हैं कि ये क्या है, पी क्यू आर क्यू पी, मतलब ये आपका पहले पी आया फिर क्यू आया फिर आर आया, इसका मतलब ये आपका फोल्ड बना रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोल्ड बन रहा है, और इसमें जो आर जो कि आपकी यंगर रॉक है ये कोर की तरफ है। जब अगर ये कोर की तरफ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता है, अगर ये कोर की तरफ है तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिंक लाइन, आपको रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आपको पता है कि जो यंगर रॉक होती है वो कोर की तरफ होती है, तो ये सिंक लाइन है। तो पहला ऑप्शन हमारा सिंक लाइन का हो गया, और ये हो गया, या तो ये ए बी होगा या तो डी होगा अभी तक के लिए। अब हम दूसरे फिगर की बात करते हैं। उससे पहले हम ये थर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रिपीटेशन है, ये आर क्यू पी फिर पी, मतलब आर क्यू पी क्यू आर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आर आर से रिलेटेड है, क्यू क्यू से, ये भी आपका फोल्ड बना रहा है। बट इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो ओल्डेस्ट रॉक है वो इनसाइड है, इनसाइड कोर में है, कोर में है, तो ये क्या होगा, ये एंटीक्लाइन होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में अभी हमारा थर्ड क्या है, थर्ड आपका एंटीक्लाइन होना चाहिए, तो हमारा आंसर तो डी हो गया। तो सिंपली से आप डी लगा सकते हैं। और ये आपका जो है इसमें रिपीटिशन है बट असिमेट्रिक है, सिमेट्री नहीं है, ज़रा सा भी सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये आपका फॉल्ट होगा। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए डी। यहाँ पे आप सिंपली इसको टिक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ। यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन के बारे में जैसे बता रहा था कि फोल्ड अगर बन रहा है तो कोर में हमारा यंगर रॉक है और ओल्डर रॉक है, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं जब हमारे पास कोर में आपका यहाँ पे ये कोर है, फोल्ड का कोर है, तो अगर यहाँ पे ओल्डर रॉक होता है तो वहाँ पे एंटीक्लाइन बनता है और इस इंक्लाइन बनता है। कोई भी स्ट्रक्चर जियोलॉजी बुक उठा लेंगे तो आपको एकदम सिंपली से इसमें पता चल जाएगा। चाहे आप पी.के. मुखर्जी उठा लें या डेविस, कोई भी बुक रेफर करते हैं तो इसमें से आपको इन डिटेल में पता चल जाएगा कि फॉल्ट को कैसे क्लासीफाई करते हैं। बहुत तरह होती है। जब आप उसको पढ़िएगा तो प्लीज़ आराम से क्लासिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कि उससे एक क्वेश्चन जैम में ज़रूर पूछा जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 16वां क्वेश्चन है, द फिगर शोज हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द एक्सियल प्लेन एंड द हिंज लाइन। यहाँ पे हमारा एक फोल्ड है, फोल्ड का एक्सियल प्लेन और हिंज लाइन यहाँ पे हमको दिखाया गया कि एक्सियल प्लेन कैसे पास हो रहा है। तो ये किस तरह का फोल्ड होना चाहिए उसमें हम देखेंगे। इससे हम कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए कि कुछ डिफरेंशंस होती हैं। अगर हमको एंगल पता चल जाए कि क्या एंगल बना रहा है, क्या एटीट्यूड है, और जो कि हमको हिस्टोरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से पता चल जाएगा, तो हम बता सकते हैं कि फोल्ड हमारा क्या है, किस तरीके से है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टीरियो नेट के बारे में बता दूं कि स्टीरियो नेट में किस तरह के फीचर्स होते हैं। आप देखिए जो भी वर्टिकल प्लेन होता है आपका स्टीरियो नेट में, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके सेंटर से पास होकर जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन मतलब इसका डिग्री जो है वो 90 डिग्री है। तो ये हमारा जो एक्सियल प्लेन है जो कि पास कर रहा है ये आपका सेंटर से, तो ये वर्टिकल प्लेन है। अगर ये वर्टिकल प्लेन है इसका मतलब ये क्या होगा, आप ये समझ लीजिए, ये आपका अपराइट फोल्ड होगा।
क्लियर बाय डेफिनेशन है कि जब डिप ऑफ द एक्सियल प्लेन इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री पता चले क्योंकि वर्टिकल प्लेन है तो इसको अपराइट फोल्ड भी बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दिया गया, यहाँ पे आपको हिंज लाइन दिया गया है। हिंज लाइन ऑफ द फोल्ड इज प्लॉटेड इन द पेरीफेरी, यहाँ पेरीफेरी में प्लॉट किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरीफेरी में प्लॉट किया गया, ये आपको पता है कि ये आपका 90 डिग्री होता है। अगर आपने ड्रॉ किया हो यहाँ पे इस तरीके से होता है तो ये 0 होता है, जो पेरीफेरी होता है उसका अब 0 डिग्री होता है। इसका मतलब हिंज लाइन का जो एंगल है वो 0 है, इसका मतलब ये नॉन प्लंजिंग है, ये प्लंज नहीं कर रहा है। तो नॉन प्लंजिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अपराइट नॉन प्लंजिंग की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका फोल्ड है वो अपराइट है क्योंकि एक्सियल प्लेन वर्टिकल डिग्री है और ये पेरीफेरी पे प्लॉट हुआ है हिंज लाइन। इसका मतलब जो हिंज लाइन है आपकी वो वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो 0 डिग्री बता रहा है, इसका मतलब वो प्लंज नहीं कर रहा है, नॉन प्लंजिंग है। हमारा आंसर 16 का बी होगा। ये इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ये हमारा क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन चार्ट में आप देखेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको रेफर करूंगा कि आप इस क्लासिफिकेशन को याद कर लिए क्योंकि ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ये मैंने सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए दिखाया है कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को टिक मार सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा, रेफर करूँगा कि सारी डेफिनेशन याद कर लिए कि उससे आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 17 क्वेश्चन भी आपका स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है, बट समहाउ इसमें थोड़ा सा सेडिमेंटोलॉजी भी रिलेटेड है। वो कैसे है मैं आपको बताऊंगा। फिगर एक्स एंड वाई शोज प्रोफाइल सेक्शंस ऑफ द फोल्ड ट्रेस्ड बाय 2 क्रॉस बेड। यहाँ पे क्रॉस बेड आ गया, सैंडस्टोन में क्रॉस बेडिंग की बात हो रही है, इसीलिए मैंने कहा कि ये सेडिमेंटोलॉजी से भी रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, यहाँ पे आप समझिए क्रॉस बेडिंग है। अगर आपने देखा हो तो क्रॉस बेडिंग जो हम बनाते हैं इस तरीके से आपकी क्रॉस बेडिंग बनती जाती है कि अगर आपको याद हो, अगर आपने सेडिमेंटरी की सेनगुप्ता की बुक पढ़ी हो जिसमें सेडिमेंटरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके से क्रॉस बेड बनता है। इसमें क्या हो रहा है, ये आपका एक्स है और ये वाई है। आपको पता है एंटीक्लाइन क्या होता है, सिंक्लाइन क्या होता है, मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। बट अभी हमको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से ये एंटीफॉर्म एंटीक्लाइन बना रहा है या एंटीफॉर्मल सिंक्लाइन बना रहा है, कि एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन बना रहा है या सिंफॉर्मल सिंक्लाइन बना रहा है। तो हमको एक एक करके उसके बारे में डिटेल में देखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि जो क्रॉस बेडिंग है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ स्ट्रक्चर। इससे आपको पता चलता है कि जो आपके यंगर सक्सेशन है कि वो टॉप पे है कि नहीं, अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो आपकी यंगर बेड है वो अप डायरेक्शन में होगी कि ओवरटर्न होगी। वो कैसे पता चलता है कि जब भी आपका ये अब डिपॉजिट होता है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये जो टेंजेंट बना रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं टेंजेंट बना रहा है और यहाँ पे ये ट्रंकेट हो रहा है। तो ट्रंकेट हमेशा टॉप पे होता है और ये बॉटम में आपका हमेशा टेंजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका टेंजेंट बना रहा है तो ये आपका बॉटम हो गया, यहाँ पे टेंजेंट बना रहा है तो ये बॉटम हो गया, यहाँ ट्रंकेट हो रहा है तो ये आपका टॉप हो गया, यहाँ पे ट्रंकेट हो रहा है तो ये आपका टॉप हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए अगर ये टॉप हो रहा है तो यहाँ पे आपका यंगर होगा और ये आपका अगर टॉप हो रहा है तो ये आपका यंगर होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोर है, ये कोर की डायरेक्शंस की बात करें, ये आपका कोर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर फोल्ड बनता है तो ये जो इनसाइड है इसको हम कोर बोलते हैं। तो रॉक कैसे मूव कर रहे हैं, तो कोर के रिस्पेक्ट में अगर यंगर रॉक और ओल्डर रॉक होता है तो उसी के हिसाब से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन डिफाइन होता है। अब यहाँ पे देखिए कि एंटीफॉर्म और सिंफॉर्म क्यों है, कि यहाँ पे जो आपकी बेड्स हैं ये आपके अपोजिट डायरेक्शंस में है और जबकि इसमें जो बेड्स है इनसाइड है टुवर्ड्स द डायरेक्शन में। तो ये आपका एंटीफॉर्म हो गया, एंटीफॉर्म फोल्ड हो गया और ये आपका सिंफॉर्म फोल्ड हो गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका ये जहाँ पे ये ट्रंकेट जहाँ पे टेंजेंट बनाता है, जिस तरह यहाँ पे टेंजेंट बना है तो ये बॉटम पार्ट हो गया और ये आपका टॉप पार्ट हो गया। टॉप पार्ट में हमेशा आपकी यंगर रॉक होगी। इसका मतलब यहाँ पे यंगर रॉक इनसाइड है, इनसाइड द कोर है। तो ये आपका क्या बना रहा है, आपका इनसाइड है तो आपका क्या बना रहा है, सिंक्लाइन बना रहा है। ये आपका एंटीफॉर्म सिंक्लाइन बना रहा है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे जो आपका ये टेंजेंट पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे ओल्डर रॉक होगी, ओल्डर रॉक आपकी कोर की तरफ है तो ये क्या बनाएगा, एंटीक्लाइन। तो ये आपका पहला फीचर क्या है, आपका सिंफॉर्म एंटीक्लाइन। तो ये एक्स आपका हो गया एंटीफॉर्म, तो एंटीफॉर्म सिंक्लाइन हो गया और वाई आपका हो गया सिंफ्रॉम एंटीक्लाइन हो गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेडिमेंटोलॉजी और स्ट्रक्चर दोनों को मिला के करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप फोल्ड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए कि अगर आपका जो कोर में अगर न्यू रॉक होगी तो उसको क्या कहते हैं, अगर ओल्डर रॉक होगी तो उसको क्या कहेंगे। तो इसी तरीके से अब हमारा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर से, इस सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि वे अब क्या है कि यंगर रॉक की डायरेक्शन क्या है, वो डिफरेंट
कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर सेडिमेंटरी के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्रॉस बेडिंग उसी तरह का एक होता है, उसमें आपको ये पता चलता है कि जब आपका टेंजेंट है, टेंजेंट ही आपका बॉटम में होता है, फिर जैसे जहाँ से ट्रंकेट होता है तो वहाँ पे आपको यंगर रॉक मिलती है। तो वही फीचर लगा के हमने यहाँ पे सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन का फंडा लगा के आंसर को निकाला है। तो ये हमारा ऑप्शन जैसे मैंने कि हमने बता दिया कि डी है आपका, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका स्ट्रक्चर जियोलॉजी से रिलेटेड है। ऑन अ जियोलॉजिकल मैप ऑफ अ फ्लैट एरिया द प्लंज डायरेक्शन ऑफ द एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन इज। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बेसिकली सिंपल डिफिनेशन बेस्ड आपका ऑप्शन है कि एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन का जो प्लंजिंग डायरेक्शन होती है इट इज टुवर्ड द फोल्ड क्लोजर। अब फोल्ड क्लोजर क्या होता है कि फोल्ड क्लोजर इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द लिम्ब कन्वर्ज। जो आपकी लिम्ब्स होती है फोल्ड की वो किधर कन्वर्ज करती है वो आपका फोल्ड क्लोजर बताता है। तो इस टोटली सिंपली आपका एंटीफॉर्मल एंटीक्लाइन में ये आपका जो आपका प्लंज डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर होगा। और अगर आप दूसरा बात करें सिंफॉर्मल सिंक्लाइन में इसका अपोजिट होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो टोटली ये क्वेश्चन आपका डिफिनेशन बेस्ड था, जिसका ऑप्शन आपका ए हो गया। और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, आपको ये आपका ऑप्शन टुवर्ड्स द फोल्ड क्लोजर्स होंगे। बेसिकली आप ये समझिए कुछ चीज़ें आपको डिफिनेशन बेस्ड मिलेंगी जेम में, और बहुत से क्वेश्चन आपको डिफिनेशन बेस्ड ही हैं। जैसे कि मैंने, अगर आपने मेरा सिलेबस वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। मिनरोलॉजी, स्ट्रक्चर जियोलॉजी, इकोनॉमी और थोड़ा बहुत जनरल जियोलॉजी के पार्ट्स को कवर करते हैं तो बहुत अच्छे से आप कवर कर लेते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फोलॉजी को मत भूलिएगा। तो इस तरीके से अगर आप इतना सिलेबस भी कवर कर लेते हैं तो आप अच्छी रैंक जेम में ला सकते हैं। बाकी मेरे वीडियोस तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये स्ट्रेटिग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द प्रीकैम्बियन लिथो यूनिट इन ग्रुप 1 विद करस्पॉन्डिंग क्रेटॉन। जो आपके जो भी इंडियंस में क्रेटॉन है वो आपको अरावली, बस्तर, धारवाड़, सिंहभूम, उससे हमको यहाँ पे ग्रुप्स जो कि उसमें रॉक पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको जैसे पता होगी कोलन ग्रुप इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सिंहभूम। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कोलन ग्रुप आपका सिंहभूम से रिलेटेड है, डेबराई आपका अरावली से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको P आपको 3 मिल गया, तो P3 हमारा ये है, तो ये हमारा एक्सक्लूड हो गया। तो B और C में से एक ऑप्शन होगा। डेबरी ग्रुप आपको जैसे मैंने बताया अरावली से रिलेटेड है, तो Q आपका 1 हो गया, तो ऑप्शन तो हमारा C हो गया। बट और भी देते हैं, बाबा बुदन ग्रुप किस में आता है या सुकमा किस में आता है, ये भी देख लेते हैं। बाबा बुदन ग्रुप आपका धारवाड़ से रिलेटेड है और सुकमा आपका बस्तर से रिलेटेड है। ये बेसिकली प्योर स्ट्रेटिग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आपको स्ट्रेटिग्राफी के जो मैंने पार्ट का गोंडवाना के बाद आप पहले थोड़ा बहुत क्रेटन के बारे में पढ़ लीजिए तो आपका जेम में बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये आपका मिनरोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द हिस्टोरिकल प्रोसेशन गिवन बिलो रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ये समझ लिए कि थोड़ा क्लासिकल क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे ये जो सिंबल है उसके अपने अपने मतलब हैं और वो मतलब डिफाइन करते हैं कि ये किस क्लास में आता है। जो हमारे 7 क्लास हैं उन 7 क्लास में भी सब क्लास है, तो उसमें बहुत से सिम्बल्स होते हैं। उन सिम्बल्स के तहत ये बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कुछ बना के रखा है यहाँ पे सॉर्ट आउट करके कि ये अलग अलग क्लासेस को डिफाइन करते हैं, उसमें भी सब क्लासेस को डिफाइन करते हैं। तो ये किस क्लास को डिफाइन करता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये हिस्टोग्राफी प्रोजेक्शन दिया है, इसमें आपको ये हेक्सागोनल दिया गया है जो कि होलो है और ये ट्रायंगल जो कि सॉलिड है। जब हेक्सागोनल आपका सॉलिड होता है तो ये आपका 6 फोल्ड एक्सिस को डोनेट करता है, और जब ये आपका सॉलिड नहीं होता, होलो होता है और इसके अंदर जब ट्रायंगल होता है तो ये 6 बार को डोनेट करता है। और आपको पता है 6 बार का मतलब क्या होता है। 6 बार इज इक्विवेलेंट टू 3/m। आपको पता है 3/m पॉइंट ग्रुप हैज अ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एट C एक्सिस एंड 1 मिरर। ये आपका क्या है, 3 fold axis of symmetry and 1 mirror planar perpendicular to the C axis। ये इसका मतलब होता है। 3m की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है। अब ये 3 फोल्ड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये किसको इंडिकेट करेगा। 3 की बात करें तो ट्राइगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, और बेसिकली 3/m की बात करें तो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो ट्राइगोनल डाइपिरामिड को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। तो ये फिगर पूरा का पूरा आपका ट्राइगोनल डाइपिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाय कन्वेंशनल साइड आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि सॉलिड डॉट इंडिकेट अ फेस। यहाँ पे जो सॉलिड
डॉट है ये फेस को इंडिकेट करते हैं एबव द प्लेन ऑफ हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन, वाइल अ होलो डॉट, अगर होलो डॉट होता है इंडिकेट अ फेस बिलो द प्लेन ऑफ हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये थोड़ा सा हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन का ये थोड़ा डिटेल था कि सॉलिड का मतलब क्या हुआ, होलो का मतलब क्या हुआ। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप दाना की बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में दिया गया है कि सॉलिड बार, अगर सॉलिड हेक्सागोनल है तो उसका क्या मतलब है, अगर आपका होलो है तो उसका क्या मतलब है। तो उसके तर्ज पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट उसको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और मुझे अभी तक सिर्फ ये इसी तरह का एक क्वेश्चन मिला है। अगर आगे भी मिलता है और इसकी क्वांटिटी 3 से 4 होती है तब मैं आपको कहूँगा कि इसमें आप टाइम दीजिए, नहीं तो इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। बट अभी तक जो जितना भी मैंने एनालिसिस किए क्वेश्चन में, तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं मिली है। तो जब आपके पास टाइम बचता है तब इसको देखिए, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कर ही सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी